फिर भी इशू हुए मुझे। भाई अभी क्रॉल होगा भाई, एकदम से थोड़ी ना हो जाता है, गूगल एक दिन जब थोड़ी बात मान लेता है। हमने गूगल को ठीक ऑर्डर है। दे दिया है, अब वो कम से कम भी क्रॉलिंग करेगा नेक्स्ट टाइम तक, तब तक रुकना पड़ेगा, एकदम से नहीं होता इंस्टेंट हमने कर दिया। ठीक है। ठीक है। ठीक है ना, मुझे हम लगा अपनी। कि शायद एकदम जैसे बटन होता है बस लगाया हाँ वो बस, हाँ गूगल यही इंस्टेंट बैठा वर्क है कि करना आज फिर से ने जैसी वेबसाइट ओपन किया, आज इसी की क्रॉलिंग देखेंगे। ऐसा नहीं होता, मैं वो कल से टाइम लेता है। जब जब से कल से क्लास खत्म हुई बार बार करके देख रहा था वो मैं। और पूछ लेते ना भाई। चलो कोई नहीं, आपको पूरा एक दिन मैंने वेस्ट कर दिया इस चीज को देखते देखते, बट कोई भी एक्टिविटी आप करते हो और वो गूगल पे जा। कोई नहीं, आपको पूरा एक दिन मैंने वेस्ट कर दिया इस चीज को देखते देखते, बट कोई भी एक्टिविटी आप करते हो और वो गूगल पे जा चुकी है, उसको टाइम लगता है दोबारा से रिपीट होने में। वो अब गूगल कब बिल्कुल। करेगा तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तभी तो हमारी वेबसाइट लेट रैंक होती है। अगर ठीक है। इतना ठीक है। इंस्टेंट सब कुछ, मतलब सब बाकियों को भी बता रहा हूँ, अगर इतना इंस्टेंट गूगल हमारी वेबसाइट पे ध्यान देता तो हम तो पहले ही ना पॉपुलर हो जाते। गूगल देखता है ये वेबसाइट ही अभी बनी है, 1 साल हो गया, चलो ठीक है मान लेता हूँ, थोड़ा ट्रस्ट दे देता हूँ इसको। 2 साल हो गए और ट्रस्ट, अच्छा बड़ी वेबसाइट बन जाती है इंस्टेंट। जो आपने देखा होगा जितनी भी न्यूज वेबसाइट्स होती हैं, 1 सेकंड के अंदर आज उन्होंने न्यूज डाली, विद इन अ सेकंड उनकी न्यूज गूगल पे चली जाती है, क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट गेन कर लिया है। ये फर्क होता है। ठीक है ओके ओके सर। सर अप्रॉक्स कितना टाइम लगता है क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग में? ना, डिपेंड ऑन योर वेबसाइट की गूगल कितनी देर में आ रहा है। तो हम ऑफ पेज तो अभी हमने शुरू ही नहीं किया है, बट अप्रोक्स 48 आवर्स का टाइम लेके चलते हैं। ओके ओके सर। ये रहता है जो न्यू वेबसाइट्स होती है उनके लिए। अगर पुरानी वेबसाइट है तो हम थोड़ा बहुत कर करा के जल्दी से क्रॉलिंग कराने की कोशिश करते हैं। वो सिखाऊंगा, वो भी जल्दी कैसे इंडेक्सिंग कराई जाती है किसी चीज की। ओके सर। आपका अपना फर्स्ट सेशन आज मेरे साथ, यस सर, आई आपने वाज। रिकॉर्डिंग्स देखी है? जी सर, जी सर। चलो समझ में आया जो आपने अभी तक किया है? यस सर बहुत इंटरेस्टिंग क्लासेस है सर दोनों। ओके, चलो थैंक यू। रिजवान आपकी भी, सुमित आपकी भी फर्स्ट सेशन है, पहली वीडियो देखी है आपने? वेरी गुड, यस योर सर। फर्स्ट। या, तो अभी अंडरस्टैंड है कहाँ पे हम चल रहे हैं, किस फेज में है? श्योर सर। चलो बढ़िया। व्हाट अबाउट यू रिजवान? कि इन यूआरएल्स को आपने इंडेक्स करना है जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। इनके अलावा किसी और पर्टिकुलर यूआरएल को डुप्लीकेट करके मत इंडेक्स कर लेना, जिसको हमने कैनोनिकल यूआरएल बोला था। सेकेंडली, फिर हमने उन पेजेस को ब्लॉक कर दिया गूगल के लिए, तो हमने काम इजी कर रहे हैं गूगल का। हमने गूगल को पहले से ही अपनी एक गाइडलाइन बना के दे रहे हैं, इन यूआरएल को इंडेक्स करना है, इनको नहीं करके देना है, जिसको हमने कल के सेशन में यानी कि रोबोट टीएक्सटी सेक्शन में देखा था। अब क्या बचा? तो अब हमें अपनी वेबसाइट का एक साइट मैप बनाना है। अब ये होता क्या है साइट मैप, तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आपको मैं स्क्रीन शेयर करूंगा ताकि आपको अब थोड़ा समझ में आए। यहाँ पे हमारे पास आता है साइट मैप डॉट एक्सएमएल। नाम से ही पता चल रहा है कि हमारी जो वेबसाइट है, देखो मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ऐसी ही है तो मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा सा जल्दी से इसको इंप्रूव कर लूँ। साइट मैप का मतलब जैसे कि मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेके चलता हूँ। आप सभी ने बहुत ज्यादा कभी ना कभी एक चीज को नोटिस किया होगा, जब किसी वाटर पार्क में जाते हो, किसी बड़े प्लेस पे जाते हो, तो उन्होंने वहां पे छोटे छोटे मैप्स बनाए होते हैं। स्कूल टाइम में वाटर पार्क्स में गए होगे, वहां पे एक नेविगेशन बना होता है कि आप यहाँ हो, यहाँ से राइट लोगे या लेफ्ट लोगे तो आप वहां चले जाओगे। ऐसा है। जब बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं, तो अम्यूजमेंट पार्क्स हो गए, तो उनमें एक नेविगेशन लगा होता है। हैव यू नोटिस? ये मत कहना सर लेके चलो पहले तो तभी हम देखेंगे। ओके। हाँ, तो अभी सुबह सुबह तो नहीं लेके जा सकता, अभी तो हम सिर्फ लैपटॉप में ही जा सकते हैं कहीं भी, तो कहीं बड़े पार्क्स में, तो वो हमारे लिए होता है। एज ए यूजर मैं पहली बार किसी प्लेस पे गया, तो मुझे वहां पे वो नेविगेशन हेल्प करेगा। तो वो नेविगेशन क्यों बनाया गया? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी सही डायरेक्शन में पहुंच जाए, सही लोकेशन पे पहुंच जाए। तो इसी तरीके से हम अपनी वेबसाइट के यूआरएल का एक मैप बना के देते हैं। क्या पता गूगल का बोट आए, जैसे अभी मैंने बोला ना, जैसे गूगल का बोट आए तो हमारी वेबसाइट की कब क्रोलिंग होगी, कौन से यूआरएल को क्रोल करके लेके जाएगा, क्या पता, है ना? किसी यूआरएल को क्या पता वो छोड़ के चला जाए ऐसा हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा होता ही है, बट जस्ट इन जनरल बोल रहा हूं। तो हमने गूगल की इंडेक्सिंग करने में यानी कि क्रोलिंग करने में हेल्प करनी है, तो हम एक वेलकम गेस्चर देते हैं। जैसे मान लो मैंने बहुत बड़ी प्लेस में अपने सारे सारे स्टूडेंट्स को गैदर किया और बोला कि लो भाई, हम मैं आपको मैप दे रहा हूँ, इस मैप के थ्रू आप आओ, इस पर्टिकुलर लोकेशन तक पहुंचना है। तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उस मैप को फॉलो करते, जैसे गूगल मैप पे आप फॉलो करते हुए अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो। ऐसे ही यहाँ पे हम अपना यूआरएल का पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, और वो स्ट्रक्चर हम क्या करते हैं, गूगल को जाके दे देते हैं कि ये हमारी वेबसाइट के सारे यूआरएल्स हैं। चाहे वो मेरा पोस्ट हो,
चाहे वो मेरा प्रोडक्ट हो, चाहे वो मेरी सर्विसेज हो, मैं हर एक चीज का यूआरएल बनाता हूं और गूगल को प्रोवाइड करता हूं ताकि वो क्रोल अच्छे से कर सके कि मेरी वेबसाइट पे जितने भी यूआरएल हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप इनको आके क्रोल करो। ये हमने अपनी तरफ से एक ड्यूटी दे दी। तो मैंने शुरू में ही बोला टेक्निकल एसईओ बोट्स की हेल्प करने के लिए होता है। तो प्रोसेस समझ में आया क्या होता है साइट मैप? साइट मैप इज अ फाइल विच वेलकम बोट्स सो दैट द बोट्स कैन क्रोल अवर वेबसाइट यूआरएल्स। बस ये एक प्रोसेस होता है। अब आप कहोगे कि इसकी क्या जरूरत है, क्या इसकी कोई नीड है? कई बार ऐसा देखा गया है कि मेरी वेबसाइट पे फॉर एग्जांपल 500 यूआरएल्स है, बट गूगल के ऊपर 300 यूआरएल्स विजिबल होते हैं। इसको समझना। अब ये 200 यूआरएल गए कहां? अब हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है इन 200 यूआरएल को ट्रैक करना। तो आप सबको याद होगा, मैंने लास्ट टाइम आपको एक एक्टिविटी बताई थी, किसी भी पेज को चेक करना कि वो गूगल पे इंडेक्स्ड है या नहीं, उस यूआरएल के आगे साइट लगा दो। करेक्ट है? यही बताया था। किसी भी यूआरएल के आगे आप अगर साइट लिख देते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये यूआरएल गूगल पे इंडेक्स्ड है या नहीं। तो क्यों ना ये साइट वाला जो कमांड है हम पूरे डोमेन के आगे लगा दें। करेक्ट है? तो अगर हम किसी भी डोमेन के आगे, दिखा देता हूं मैं लाइव ऐप आपको। मैं गेस्ट वाले सेक्शन पे ही आपको बता रहा हूं। मैंने साइट लिखा, कोलन लगाया, pacinator.net जो मेरी वेबसाइट है मैंने उसका लिंक लगा दिया। यहाँ पे दिखा रहे हैं 26 रिजल्ट्स। आप देख सकते हो नीचे से लेके ऊपर तक सारे टेकिनेटर के ही यूआरएल है, कोई अलग यूआरएल्स नहीं है। आप देख लो। बट क्या मेरी वेबसाइट पे सिर्फ 26 यूआरएल है? नहीं। क्या हम अपनी वेबसाइट पे कितने पेजेस बने हैं ये काउंट कर सकते हैं? कितने कितने ब्लॉग्स हमने लिखे हैं, कितने प्रोडक्ट्स हमने लिस्ट किए हैं, कितनी सर्विसेज के पेजेस हमने बनाए हैं, क्या हम काउंट कर सकते हैं? कोई बताएगा? अगर हम कोई ब्लॉग बनाते हैं, बिल्कुल, तो मेरी वेबसाइट के सिर्फ 26 मतलब यूआरएल लिस्टेड है, बाकी के कहाँ गए? क्वेश्चन मार्क लगेगा नहीं लगेगा? इसलिए हमें साइट मैप लगाना पड़ता है ताकि गूगल को हम अपने यूआरएल प्रोवाइड कर सके कि भाई ये सारे यूआरएल हमारे हैं, इनको ले जाओ। बिल्कुल। तो हमें साइट मैप का मतलब समझ में आया पहले तो, क्यों इंपॉर्टेंट है? चलो ठीक है। अब बात आती है, अगर किसी वेबसाइट ने साइट मैप लगा रखा है तो कैसे चेक करें? सबसे पहले मैं ठीक करना नहीं बताऊंगा, पहले हम चेक करेंगे। भाई किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज अपना ना हैंड रेज करें, ऐसे माइक ऑन ना करें। अरे अपना अकाउंट मैनुअली क्यों करना है? आपको अपनी वेबसाइट का, अगर देखो मैं यहाँ पे गया, अपनी वेबसाइट ओपन की, ठीक है, हमने यहाँ पे अपना WP एडमिन ओपन किया। हमें तो 1 सेकंड के अंदर पता चल जाता है हमने कितने पेजेस बना रखे हैं। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़े से। ओके, जस्ट एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं अपने पोस्ट पे गया, मेरे पोस्ट को 32 पोस्ट है, दिख रहे हैं पब्लिश्ड। 32 पोस्ट तो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, गूगल सिर्फ 26 यूआरएल दिखा रहा है। ये तो पोस्ट है। मैंने यहाँ पे पेजेस पे गया तो यहाँ पे पब्लिश्ड पेज भी आ जाएंगे, 8 है। तो 40 यूआरएल्स है मेरे टोटल। ये एक ब्लॉग वेबसाइट है, 40 यूआरएल्स है मेरे टोटल। हाँ, तो कितना टाइम लगा हमें जानने में? और दिखा कितने रहा है गूगल? सिर्फ 26। तो वी गॉट ना कि हमारे बाकी के यूआरएल्स कहाँ गायब हो गए। दैट्स वाई तो साइट मैप हमारी हेल्प करेगा। बिल्कुल। हमें काउंट नहीं करना कौन सा यूआरएल गया, कौन सा है, कौन सा दिख रहा है, कौन सा नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना। ओके। तो गाइज यहाँ पे आपको साइट मैप का मतलब पहले पता चला क्या होता है। अब कैसे चेक किया जाता है? अगर कोई वेबसाइट पे साइट मैप है, किसी भी वेबसाइट का, आपको अगर साइट मैप चेक करना है, जैसे मैं यहाँ पे WS क्यूब टेक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, आपको सिंपल करना क्या है, यू हैव टू राइट अ कमांड। क्योंकि जैसे हमने रोबोट TXT फाइल लिखा था / लगाने के बाद, वैसे ही हमें साइट मैप .xml लिख देना है। जैसे ही मैंने यहाँ पे साइट मैप .xml लिखा, आपके सामने रिजल्ट आ चुका है। ये हमारे सारे के सारे यूआरएल्स का देख लो।
एक डेटाबेस बन चुका है, हमने गूगल को सारे के सारे यूआरएल्स प्रोवाइड कर रखे हैं ताकि वो क्या कर सके, इन सारे के सारे यूआरएल्स को क्रोल कर सके, इन सारे के सारे पेजेस को क्रोल करके इंडेक्स कर सके गूगल के ऊपर। तो ये हमारी शीट होती है, ये हमें बनानी नहीं होती, ये हमें नहीं बनानी, इस चीज को ध्यान रखना। जो हमने प्लगइन लगाया है योस्ट एसईओ, आप उसके पीछे भी, जैसे अपनी वेबसाइट के पीछे भी लिखोगे, आप जैसे ही अपनी साइट के पीछे टेक्स्ट लिखना पड़ेगा मुझे। ये रहा। मैंने जो सा मतलब इसमें हमने दूसरा प्लगइन लगा रखा है, तो ऐसे ही आप अपनी वेबसाइट के पीछे लिख के देखोगे, या तो साइटमैप डॉट एक्सएमएल लिखना होता है, या फिर मैंने जो एक कमांड लिखी है, मैं चैट बॉक्स में दे भी रहा हूं, आप अपने यूआरएल के पीछे इसको लिख सकते हो, साइटमैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल। सभी अपनी वेबसाइट के बैकएंड पे ये कमांड देके लिखे, मतलब लिखें और चेक करें क्या आपका ऐसा कुछ आ रहा है। या तो साइटमैप डॉट एक्सएमएल लिखें, या फिर जो मैंने आपको चैट बॉक्स में कमांड दी है ये लिखें, आप चेक करें क्या आपका गूगल की तरफ से ये साइटमैप बना हुआ है, मतलब जो भी प्लगइन आप यूज कर रहे हो योस्ट, उसमें ये पर्टिकुलर आपको एक्टिविटी दिखेगी। चेक करें भी, आ रहा है, बढ़िया। अब जिसका भी ये साइटमैप आ रहा है, इसमें हमें क्या करना है, क्या दिक्कत है इसमें, प्रॉब्लम क्या है, वो जानना जरूरी है। आप सभी ने जो प्लगइन लगा रखा है वो आपकी हेल्प करेगा, आपको कोई इश्यू नहीं आएगा, बट प्रॉब्लम क्या है वो जानना जरूरी है। आप मुझे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस के आंसर देना। आप सबको, आप मुझे ये बताना, हम कैटेगरीज को क्यों बनाते हैं? अगर हम ब्लॉग बना रहे हैं तो हमें कैटेगरीज की क्या नीड है? अगर हम प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट कैटेगरी की क्या जरूरत है? टू डिफरेंशिएट, टू डिफरेंशिएट, टू नेविगेट। ठीक है। एक यूजर अगर हमारी वेबसाइट पे आता है तो उसको पता चल जाता है कि इस टाइप के कंटेंट को इस वाली कैटेगरी में प्लेस किया गया है, करेक्ट है? यही होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब मुझे ये बताओ, इस कैटेगरी को हम गूगल पे इंडेक्स कराना चाहेंगे? मैं सिर्फ आपको इसकी बात कर रहा हूं, कैटेगरी को। क्या कैटेगरी के पास अपना खुद का कुछ होता है? बिल्कुल भी नहीं। ब्लॉग के पास अपना खुद का कंटेंट होता है, उस ब्लॉग को हम उस कैटेगरी में डालते हैं। ऐसे ही हमारी जो प्रोडक्ट कैटेगरी है, क्या वो गूगल पे इंडेक्स होनी चाहिए? आंसर में भी नो। क्यों? हमारे प्रोडक्ट में मेन ये इसका यूआरएल इंडेक्स होना चाहिए। इस प्रोडक्ट कैटेगरी का हम क्या करेंगे? जैसे आप में से किसी का भी अगर कोई वेबसाइट है तो आप मुझे यूआरएल शेयर करें एक बार चैट बॉक्स में। आपने जो भी वेबसाइट बनाई है, आप उस वेबसाइट का यूआरएल मेरे साथ शेयर करो ताकि मैं लाइव आपको दिखा सकूं कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ आ गई है मेरे पास। तो यहाँ पे मेरे पास कृष्ण ने अपनी वेबसाइट भेजी है, अर्पणा की भी आ गई है। मैं जस्ट जिस चीज की बात कर रहा हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे जाके यूआरएल डाला और उसके पीछे लिख दिया साइटमैप डॉट एक्सएमएल। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, आप इस लिस्ट में चेक करना, यहाँ पे मुझे बताओ, ये जो आ रहा है पोस्ट, दैट इज करेक्ट, यहाँ पे कंटेंट है। आप इन पे, मतलब ये इन्होंने एक लिस्ट बना रखी है, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे सारे पोस्ट दिख जाएंगे मुझे। दिख रहे हैं? ये सारे पोस्ट हैं इनके। इसी के जस्ट नीचे इन्होंने यहाँ पे दिखाना है, ये आ रहा है प्रोडक्ट। बिल्कुल सही है, ये इनके प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे के सारे इन्होंने प्रोडक्ट लिस्ट कर रखे हैं। अब मुझे यहाँ पे जो चीज आपको क्लियर करनी है वो ये है कि हम यहाँ पे कैटेगरीज का क्या कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करूं तो गूगल को हम ये कैटेगरीज क्यों विजिबल करा रहे हैं? क्या रीजन है इनका? इनके अंदर तो कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, ये तो हम यूजर्स के लिए बनाते हैं। डिफरेंशिएट क्या गूगल को करना जरूरी है? तो ये यूआरएल आपके इंडेक्स क्यों कराने, मतलब इनका डेटा हमें गूगल को क्यों देना है? समझ में आया? आप सिंपल सी बात समझो, जब यूजर आपका कीवर्ड गूगल पे लिखेगा तो कैटेगरी दिखाएगा या ब्लॉग या प्रोडक्ट दिखाएगा? जब भी आप सर्च करते हो तो कोई पेज आता है, कोई प्रोडक्ट आता है, कोई सर्विसेज का पेज आता है, या फिर कैटेगरी सामने आती है कभी भी? कभी नोटिस किया है नहीं किया?
पेज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आती है। तो कैटेगरी का क्या काम, तो हमें अपनी कैटेगरी को हटाना पड़ता है, ये याद रखना। साइट मैप में से हम अपनी कैटेगरी को हटा देते हैं, अपनी जो ब्लॉग की कैटेगरी है वो भी, अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी है वो भी, इनको हम इंडेक्स नहीं कराते। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो अब इनको रिमूव कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो जब वर्डप्रेस वेबसाइट है, योस्ट एसईओ आपने लगा रखा है, तो हमारा काम इजी हो जाता है। तो मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं कि कैसे हम प्रोडक्ट कैटेगरी और कैटेगरी को रिमूव करते हैं योस्ट एसईओ के थ्रू। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं? चलो ठीक है। देखो मैं ज्यादा वो नहीं करूंगा, मुझे पता है सुबह सुबह का टाइम है, किसी किसी का लिखने का मन करता है, किसी का नहीं, बट कंसेप्ट समझ में आ रहा है, दैट इज ओके। अगर कहीं ना आए तब मत रुकना, नहीं गैस लिखोगे आई कैन अंडरस्टैंड, बट नहीं समझ में आ रहा है तब भी नहीं बोल रहे हो, तब एक कंसर्न का पॉइंट बनता है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, उस पे ये एक्टिविटी लाइव करके दिखा रहा हूँ कि कैसे इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। कभी भी आपसे साइट मैप से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू के टाइम पे, वो यही पूछा जा सकता है कि हम अपनी कैटेगरीज को लिस्ट कराएंगे, इंडेक्स कराएंगे, स्क्रॉल कराएंगे या नहीं। तो आपका सीधा आंसर आ सकता है कि उनके अंदर डेटा होता है, उनके पास कोई अपना खुद का डेटा नहीं है। तो किसी भी कैटेगरी का सिर्फ नाम नाम होता है, तो उस नाम को हम गूगल तक नहीं पहुंचने देते। तो यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ ये कैसे करना है। अब ये एक्टिविटी देख लो, यहाँ पे साइट मैप पे इनकी कृष्ण की वेबसाइट है, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट कैटेगरी। तो प्रोडक्ट को रखेंगे कैटेगरी और प्रोडक्ट कैटेगरी को हटाएंगे। तो ये एक्टिविटी कैसे करना है, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे योस्ट एसईओ का प्लगइन आएगा। आपको यहाँ पे जाना है सेटिंग्स में, जैसे कल हम योस्ट के रोबोट टीएक्सटी को एडिट कर पा रहे थे। नीचे जरा रखा होगा। ये आ गया। यहाँ पे आप पोस्ट पे जाओगे, शो पोस्ट इन योर सर्च रिजल्ट आपने ऑन कर रखा है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स पे जाओगे, यहाँ पे भी आ रहा है शो प्रोडक्ट्स ऑन योर दिस। इसी में आपके पास कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है, इसको ऑफ करना है। आया समझ में? आप अपने योस्ट एसईओ में सेटिंग्स के अंदर आओगे, यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है, आपको अपने पोस्ट को सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे दिखाना है, आपने टिक करके रखना है। मैं जैसे दिखा देता हूँ, मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना योस्ट एसईओ में कुछ एडिटिंग नहीं किया है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे अपनी लाइव दिखाता हूँ कैसे हम काम करते हैं। मैंने यहाँ पे साइट मैप डॉट एक्सएमएल टाइप किया, आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा। एक कैटेगरी का ऑप्शन मैंने टिक करा है, एक प्रोडक्ट कैटेगरी का टिक किया है, दिख रहा है? ये दो हमारे पास है। अब मैं अपनी साइट मैप पे, मतलब जो हमारी सेटिंग्स वाला सेक्शन है उसमें, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट कैटेगरीज को मैंने ऑफ कर दिया, सेव चेंजेस। प्रोडक्ट कैटेगरीज पे गया, ऑफ कर दिया, सेव चेंजेस। प्रोडक्ट टैग को भी बताऊंगा क्यों क्यों हम प्रोडक्ट टैग को भी ऑफ करते हैं, इनका कोई यूज नहीं है, ये भी ऑफ कर दिया। टैग्स पे गया, ये भी ऑफ कर दिया, चेंजेस। आप मेरे साइट मैप पे देखोगे मैंने ये सारे के सारी चीजों को ब्लॉक कर दिया है, मतलब इनको अब मैं जैसे ही अपने साइट मैप को रिफ्रेश करूंगा, आप देखोगे सब हट गया। मेरा प्रोडक्ट, ये रहा प्रोडक्ट, मेरा पोस्ट और मेरे पेज। जो मेन कंटेंट था वो मैंने कहाँ दे दिया, गूगल को रीड करने के लिए दे दिया। जो कंटेंट मैंने सिर्फ यूजर्स के लिए बनाया है, क्योंकि डिफरेंशिएट करना मुझे यूजर को है कि कौन सी पूरी कैटेगरी में कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैंने लिस्ट किया है, कौन सी कैटेगरी में मैंने ब्लॉग पोस्ट किया है, वो सिर्फ यूजर के लिए है। गूगल विल अंडरस्टैंड ऑटोमेटिकली, उसको हम स्क्रॉलिंग के लिए टाइम पे नहीं देते ये डेटा। क्लियर है? तो आपको सिर्फ ये तीन यूआरएल्स को हटाना है, एक तो कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी और टैग्स। अभी टैग वाला सेक्शन भी समझाऊंगा कि ये टैग वाला सेक्शन क्यों रिमूव किया है। इतना सबको क्लियर है? यार अपना बोलिए। सर हमने जिनका यूआरएल था उसके पीछे तो रोबोट टीएक्सटी का वो डिसअलाउ करके एंड वी डिड दैट राइट। और जिसका यूआरएल नहीं है, जैसे कैटेगरी पेज का कोई यूआरएल नहीं, उसके लिए हमने ये चीज़ की ये राइट। एक्टिविटी किया बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू सर। चलो बढ़िया है, जिसको समझ में आया बहुत बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। कैटेगरी, अब मैं टैग का भी बता देता हूँ, टैग हम क्यों रिमूव कर रहे हैं, टैग्स का मेन मोटिव क्या है रिमूव करने का, वो भी यूजर के लिए होते हैं। गूगल के लिए टैग का कोई काम नहीं है। किसी भी टैग को आपने रैंक करते हुए नहीं देखा होगा, तो जो रैंक वाली चीज है उनको भेजो ना गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे।
जिन पे हम कीवर्ड लगा सकते हैं, मेटा टाइटल लगा सकते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन लगा सकते हैं, वो ये तीन ही चीजें हैं। ना तो कैटेगरी में मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन जा सकता है, ना प्रोडक्ट कैटेगरी में जा सकता है, तो उनको रहने दो। एक बार अपनी साइट पे जाके इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके देखो, क्या आप साइट मैप में एडिटिंग कर पा रहे हो? अपनी साइट मैप को जाके चेक करें। जाके शुरू करिए। सर मेरी ना वेबसाइट कुछ दिन पहले तो बढ़िया चल रही थी, वो ना उसके सर्वर पे थी, मैंने जिससे मैंने बनवाई थी डेवलपर से। हम्म, लेकिन मैंने थोड़े दिन के बाद अपने उस सर्वर पे शिफ्ट किया तो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया, वो तो वो काफ़ी टाइम सर्वर लेती है खुलने का। उनसे पूछ रहा ना भाई, आपने कहाँ से, कौन से जगह से होस्टिंग ली है? वो एक होस्ट स्टेट ग्रो करके वहाँ से ली थी। उन्होंने उन्होंने जहाँ पे, तो उनका सर्वर अच्छा चल रहा है। उनका क्लाउड फेयर करके था मे भी। और तो उन्होंने तो फिर AWS यूज किया है, तो उसमें तो स्पीड वैसे ही हाई, मतलब हाई होती है। तो तो जिससे मीन सर आप, मैंने ये पूछना था कि स्पीड बढ़ाने वाली ये भी हम करेंगे ना। नहीं, स्पीड बढ़ाने का काम हम वेबसाइट पे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर सर्वर से ही दिक्कत आ रही है तो हम सर्वर वालों को बोलेंगे मेरी वेबसाइट ओपन, आपकी इशू आ रहा है, मतलब वो टेक्निकली वो पीछे से देखेंगे कि क्या इशू आ रहा है आपकी वेबसाइट पे। ओके, मीन्स हमने ऐसे वेरीफाई करना, ये सर्वर का इशू है या हमारी वो वेबसाइट का, ये कैसे कर सकते आई विल करेंगे भाई, वो टेक्निकल पार्ट आएगा, टेंशन ना लो। एक स्टेप आप आगे जाते हो, मैं उसको रोक देता हूँ, रुको थोड़ा, ये वाला चीज सीखो पहले। हाँ, करना पड़ेगा। हैं? सर सर मेरे ना पोस्ट साइट मैप और पोस्ट टैग साइट मैप का अलग अलग शो कर रहा है, तो पोस्ट टैग क्या है सर? उसको भी? पोस्ट के अंदर हाँ, वही टैग हटाना है, वो भी हटा दो। ओके सर। हाँ, वो टैग हटते ही आपका मिल जाएगा। अब वो वही एग्जांपल लेके आ रहा हूँ कि टैग का एक्चुअल मतलब क्या है। देखो, आपको मैं एक वेबसाइट पे लेके जा रहा हूँ, इसका टैग्स का एक्चुअल मतलब बताने के लिए आपको यहाँ लेके आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ इन्होंने सर्च आएगा, आपको ये वेबसाइट विजिबल हो रही है जो मैंने आपके सामने रखी है, टेकोपीडिया। ठीक है, सही है। मैंने यहाँ पे सर्च बॉक्स पे क्लिक किया, मैंने इनको बोला मुझे सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ब्लॉग दिखाओ अपने। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा, इंटेलिजेंस। जैसे ही मैंने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च किया, इनके जितने भी ब्लॉग्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टैग बना हुआ है, ये क्या करेगा, उसको फाइंड करके लाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये सर्च करके डाला, अब टेकोपीडिया लग गया कि मेरे पास जितने भी ब्लॉग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं, आप देख सकते हो सब पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिख रहे हैं। देख लो, सब पे आर्टिफिशियल, ये होता है टैग। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना जो पोस्ट बनाया, शायद आप सभी ने पोस्ट बनाए भी होंगे अपने उस पे, बनाए डैशबोर्ड पे, अपनी वेबसाइट पे, एक भी, कोई भी सिंगल। हाँ, जस्ट वन, हाँ भाई, कोई भी एक ही बनाया ना। ठीक है, तो फिर तो और आसान हो जाएगा, आपको लेके चलता हूँ उसी पे। जब आप अपना पोस्ट बना रहे होते हो तो ये पर्टिकुलर आपको यहाँ पे ऑप्शन देता है टैग लगाने का। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ पोस्ट को। लेफ्ट राइट हैंड साइड पे आपने फीचर्ड इमेज भी लगाया होगा, पोस्ट के अंदर फीचर्ड इमेज लगाया होगा आपने। यस सर। यस, उसी लिस्ट में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है टैग का। ये रहा। तो ये जो टैग है, ये मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टिक कर दिया, ये तो कैटेगरी ओपन हुई है। यहाँ पे मैंने कहा चैट जीपीटी नाम के, मैंने यहाँ पे एक टैग लगा दिया चैट जीपीटी, और अपडेट कर दिया। अगर वो करना था, पहले एंटर करना था। अब मेरी वेबसाइट पे कोई आके सर्च करेगा, मैंने पता नहीं सर्च बॉक्स लगा रखा है या नहीं। सर्च का ऑप्शन हटा दिया मैंने। मेरी वेबसाइट पे मैंने वो सर्च वाला बॉक्स हटा दिया। तो मुझे बताओ, ये यूजर के लिए सर्च ऑप्शन डाला जाता है? जो भी पर्सन हमारी वेबसाइट पे सर्च करेगा तो ये यूजर के लिए डाला जाता है। तो कोई भी पर्सन आएगा, उस टैग को लिखेगा, तो मुझे टैग को इंडेक्स कराने की क्या नीड पड़ गई? क्या हमें लगता है कि कोई टैग हमारा रैंक हो सकता है? तो टैग कभी भी रैंक कराने की नीड नहीं आती। तो इस वजह से किसी प्रोडक्ट के अंदर भी हम किसी टैग को इंडेक्स नहीं कराते, और ना ही किसी ब्लॉग के अंदर किसी टैग को। वही टैग किस लिए बनाया गया है, जैसे मैंने अभी आपको लाइव दिखाया, कि ऐसे यूजर आके सर्च कर ले कि भाई जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इनके ब्लॉग है वो सामने आ जाए। तो वो यूजर के लिए है, तो इंडेक्सिंग में से इसलिए मैं साइट मैप से हटा देता हूँ, या आपको रिकमेंड कर रहा हूँ मत उनको यूज करो, इंडेक्सिंग के लिए मत जाने दो। अब ना क्वेश्चन आता है कि सर वर्डप्रेस वेबसाइट पे तो बड़ा इजी हो गया, हमने जाके अपना ओपन किया, अपना जो प्लगइन है वहां पे जाके सेटिंग्स में गए और वहां पे हमने सीधा ऑफ कर देना है, सबसे इजी है। तो बहुत इजी किसने कर दिया? आपने देखा, कैनोनिकल टैग लगाना था तब हमारा बहुत इजी काम हो गया था, रोबोट टीएक्सटी फाइल को एडिट करना था तब हमारा बहुत काम इजी कर दिया, आज हमने साइट मैप में एडिटिंग करनी थी, हमारा काम और इजी कर दिया। तो आपको कहीं ना कहीं एक ओवरऑल ये पता चल रहा है कि प्लगइन हमारी वेबसाइट के लिए रामबाण की तरह काम कर रहा है।
कि हम कितना भी कुछ कर ले टेक्निकल में, हमसे पहले पहले हमारी हेल्प करने के लिए रैंक में ये जो आपका योश एसईओ है ये हेल्प कर रहा है। तो वर्डप्रेस वेबसाइट पे आपको इसलिए इजी हो जाता है एसईओ काम करना। ऑन पेज करना था, जब आपने देखा फटाफट मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन हमने अपडेट कर दिए, विद इन अ सेकंड हम मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं। आपको मैं टेक्निकल सिखा रहा हूं तो आपने देखा टेक्निकल में भी बहुत इजी कर दिया हमारा काम। तो इस वजह से ज्यादा यूजर किसको यूज करने लग गए? वर्डप्रेस को। रीजन पता चला अभी? क्योंकि उनको खुद ही दिख रहे हैं रिजल्ट्स, सामने से होता हुआ चीज दिख रहा है कि अच्छा ऐसा करा तो ऐसा हो गया, ऐसा देखा तो दैट्स वाई डिजिटल मार्केटिंग में ज्यादातर हम वर्डप्रेस को यूज करने का जो एक्चुअल मोटिव है वो ये है क्योंकि प्लगइन्स ने काम आसान कर दिया है। ठीक है, तो साइट मैप क्लियर हो गया, साइट मैप को एडिट करना चेक करना क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे। अब ये एक्टिविटी अभी नहीं आएगी, मतलब आपको इन फ्यूचर में देखने को मिलती है। जो अभी मैं आपको एक्टिविटी बता रहा हूं ये अभी रिसेंट टाइम पे नहीं आएगी, जब आपकी क्रोलिंग हो जाएगी, इंडेक्सिंग हो जाएगी, तब आपके साथ एक प्रॉब्लम होती है। शायद आपने वो फेस भी करी होगी। आपके सामने कभी ना कभी किसी ना किसी वेबसाइट ने 404 एरर दिखाया होगा, करेक्ट? किसी भी वेबसाइट ने कभी ना कभी आपके सामने 404 एरर दिखाया होगा। ये 404 एरर होता क्या है, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। 404 एरर किसी के नेट इशू की वजह से भी आ सकता है, किसी का इंटरनेट नहीं चल रहा होता तो वो तब भी 404 एरर दिखा देता है, तो वो एक सेकेंडरी पार्ट है। फर्स्ट, हम है ना बहुत बड़े ओनर हैं, हम जो वेबसाइट चला रहे हैं तो हम ओनर हैं अपनी वेबसाइट के, और हमारा मानना ऐसा है कि हमारी जो वेबसाइट है वो वेबसाइट पे हम कुछ भी डालते हैं, कोई ब्लॉग लिख दिया, कोई प्रोडक्ट डाल दिया, तो हमने क्या किया, नहीं मजा आया, डिलीट करते हैं इसको। नई प्रोडक्ट में मजा आ रहा, चलो डिलीट करते हैं। आपने भी बहुत बार किया होगा, आपने अपने ब्लॉग को लिखा, आपने डिलीट कर दिया, आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया, डिलीट कर दिया, कोई पेज बनाया, आपने डिलीट कर दिया। बट वो डिलीट करने से पहले सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे आ चुका है, सर्च शीट पे वो विजिबल हो चुका है। तो क्या आपको लगता है कि आपका जो पेज गूगल पे जा चुका है, इंडेक्स हो चुका है, प्रोडक्ट इंडेक्स हो चुका है या ब्लॉग, वो गूगल भी डिलीट कर देगा? बताओ। कर देगा? अभी जैसे क्वेश्चन ने कहा कि सर मैंने तो कल रोबोट टीएक्सटी लगा दिया, क्या उसने कर दिया ठीक? हाँ, कर तो लेना चाहिए, भाईचारा है हमारा उनके साथ, हम बातचीत करेंगे और क्या पता गूगल मान जाए। तो इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो गूगल कभी भी आपका उस यूआरएल को नहीं रिमूव करने वाला, ये बात ध्यान रखना। तो हम किसी भी चीज को यूज करेंगे या हम बात करेंगे तो गूगल कभी भी कहेगा आपने इंडेक्स करा दिया है, डिलीट कर दिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपका यूआरएल दिखाऊंगा। अब मुझे बताओ उस यूआरएल पे अगर कोई क्लिक करेगा, सपोज करो, तो गूगल के पास वो डेटा है, क्योंकि वो डेटा तो डिलीट कर चुके हैं हम। तो गूगल क्या करेगा, 404 एरर दिखा देता है, और इसी को दूसरा नाम दिया जाता है ब्रोकन लिंक। कंसेप्ट क्लियर है, समझ में आया? अब यहां से दो बातें निकल के आती हैं। एक तो वो कि हमारा 404 पेज बनाना या बना हुआ कैसा होना चाहिए। दो बातें ध्यान रखना, एक तो सबसे पहली बात यह है कि 404 जो पेज है वो हमारा बना हुआ कैसा होना चाहिए, हमें उस पर ध्यान देना है। दूसरी बात, जो भी यूआरएल हमारा ब्रोकन हो चुका है, ऐसा लिंक जो गूगल पे तो है बट मेरी वेबसाइट पे एग्जिस्ट नहीं करता, वो फाइंड करना, उनको रिजोल्व करना। तो दो कंसेप्ट यहाँ पे है, तो पहले वाले पे काम करते हैं, 404 पेज होता कैसा है या बना हुआ कैसा होना चाहिए। क्लियर है? तो दो कंसेप्ट है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, पहले हम देखेंगे आपका जो 404 पेज है वो कैसा दिखना चाहिए। अब मैं आपके सामने लाइव दिखाता हूं। सपोज करो कोई पर्सन आपकी वेबसाइट पे आता है, कोई भी पर्सन, उसके सामने इस तरीके का एक शीट सामने आ जाती है, अभी ये लाइव दिखा रहा हूँ, गूगल से ही उठा रहा हूँ। ये लिखा आ जाता है 404 एरर, ऐसा बड़ा बड़ा लिखा आ जाता है, 404 पेज नॉट फाउंड। सिर्फ इतनी की बात कर रहा हूँ, ये वाले पार्ट की। क्या उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन है इस पेज को क्रॉस करने के अलावा? अगर मेरे पास 100 विजिटर हैं या 100 यूजर हैं, वो यहाँ पे आएंगे, तो उनके पास क्या होगा, एक ही ऑप्शन होगा इस पेज को क्रॉस करने। क्योंकि ना तो हमारी वेबसाइट का लोगो दिख रहा है, ना ही मेरी वेबसाइट का यहाँ पे कोई हेडिंग दिख रही है, ना मेन्यू दिख रहा है, ना फुटर दिख रहा है, कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है। तो कोई भी ऑप्शन हमने सामने वाले को नहीं दिया, तो मेरी वेबसाइट पे ऐसा 404 पेज कभी नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, इसका लाइव आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे WS क्यूब टेक वेबसाइट ओपन की, मैंने ऐसे ही रैंडम कुछ भी लिख दिया। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, यहाँ पे आपको दिखेगा इन्होंने लिखा है 404 पेज। ठीक है, अच्छी बात है, बट इन्होंने क्या अपना लोगो लगा रखा है?
इन्होंने अपना मेन्यू डिसाइड कर रखा है, आप नीचे जाओगे इनका फुटर भी दिखेगा आपको। तो अगर 100 बंदे, हाँ बिल्कुल होम पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे विकास, वो बात की बात है। तो हम पहले कंसेप्ट समझ लें। जो 100 बंदे हमारी वेबसाइट पे आए थे उनको अगर मैं ये पेज दिखाऊंगा तो वो 100 के 100 एग्जिट कर जाएंगे पेज से, करेक्ट है? आपका भी मन क्या करेगा यार, वेबसाइट पे डेटा तो है नहीं, चलो भगो यहाँ से, आप छोड़ दोगे। बट उसके बिहाफ पे अगर आपको ऐसा पेज मिले तो 100 में से मैं कहूंगा 5-6 बंदे तो जाएंगे ही जाएंगे, उनको मैं नहीं रोक सकता। बट बाकी के अगर मैं 50% भी रेशियो लेके चलूं, 50% में से बंदे इसके लोगो पे क्लिक कर सकते हैं, इनके किसी और सेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं, राइट? तो हमने एक ऑप्शन ओपन कर दिया उनके लिए। तो हमारा 404 पेज बना होना चाहिए तो कैसा, जिसमें हमारा लोगो, जिसमें हमारा हेडर और हमारा फुटर कम से कम दिखे, ताकि यूजर को अगर ऑप्शन मिले तो वो दूसरी जगह तो क्लिक कर सके। जैसे हमारे साथ होता है, आप Amazon पे जाते हो, बेशक आपको अपनी मनपसंद चीज का प्रोडक्ट ना मिले, बट फिर भी 1 घंटा वेबसाइट पे घूम के आ जाते हो, लेने कुछ जाते हैं, घूम के कुछ और देख दाख के, कभी कहाँ घुस गए, कभी देख रहे हैं हम टीवी, कभी देख रहे हैं हम फ्रिज, कभी हम जा रहे हैं कि भाई लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, हम हर एक पेज को एक्सप्लोर करके वापस आ जाते हैं। तो टाइम तो दे रहे हो ना वहां पे। तो हमने अगर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी, हमने उसको अपना मेन्यू नहीं प्रोवाइड किया, तो 50% भी यूजर हमारी वेबसाइट से जाएंगे। अब आप कहोगे चले जाएंगे तो क्या दिक्कत है, जाने दो, 100 के 100 बंदे हमारी वेबसाइट से एग्जिट कर जाएंगे तो क्या दिक्कत है? किसी का क्वेश्चन है ऐसा कुछ? क्या प्रॉब्लम है, जाने दो ना, देख लेंगे, 100 है। सर इतनी मुश्किल से तो डाटा आता है, वो वापस चल के तो फायदा ही क्या हुआ। तो इतनी मतलब अब बंदे आते हैं और चले जाते हैं तो फायदा क्या हुआ? तो यहाँ पे भी टेक्निकल बंदे मेरे पास होते हैं। बाउंस रेट इंक्रीज में क्या होता है, बाउंस रेट में तो नहीं पता मैंने तो इतने बड़े बड़े वर्ड्स को यूज ही नहीं किया। ये क्या है ये बाउंस रेट? हाँ हाँ, तो ठीक कह रहे हो, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स लेके आ रहे हो भाई, हमें तो पहली बार सुनने को मिल रहे हैं। अच्छा ओके, बताया हुआ है फिर तो ठीक है, मुझे लगा कि अपनी तरफ से रिसर्च करके बैठे हैं, फिर ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स को कम यूज करता हूँ, मैं टेक्निकल टर्म बाद में यूज करता हूँ। पहले मैं बता देता हूँ, अगर 100 के 100 यूजर जाएंगे हमारी वेबसाइट से तो एक टाइम ड्यूरेशन होता है। कोई भी वेबसाइट पे आएगा और हमारी वेबसाइट पे विद इन 2 to 5 सेकेंड एग्जिट कर जाएगा। बल्क ऑफ पर्सन आए, 2 से 10 सेकंड के अंदर हमारे उस एरिया से निकल गए। इसको एग्जाम्पल लेके चलो, आप एक एग्जाम देने गए थे, 5-7 सेकंड के अंदर सब भगाए, उस सेंटर से सब भगाए। तो जिन्होंने वहां पे सेंटर डाला था वो नोटिस करेंगे कि भाई ऐसा क्या हुआ कि 2 से 3 सेकंड में सारे स्टूडेंट बाहर आ गए, होगा या नहीं होगा? फिर बाद में रिसर्च से पता चलेगा यहाँ तो पेपर लीक हो रखा है, समझ रहे हो? जो सेंटर पढ़ते हैं 10th 12th के या किसी एग्जाम के, गवर्नमेंट एग्जाम्स के, 10 से 10 सेकंड में बंदे बाहर आ गए स्कूल से सभी के सभी। तो एग्जिट करना कहीं ना कहीं नोटिस करना है। जब जैसे ही हमारी वेबसाइट से कोई एग्जिट कर गया, गूगल का फोकस आ जाएगा, ऐसा क्या हुआ, ये वेबसाइट से बाहर क्यों भग रहे हैं? तो इस इफेक्ट को, इस पर्टिकुलर सेक्शन को गूगल ने नोटिस किया, ये हमारी वेबसाइट के लिए नेगेटिव इंपैक्ट डालता है कि इतने बंदे एकदम से वेबसाइट से क्यों एग्जिट कर रहे हैं, तो इसको देखो। तब गूगल कहता है कि आपकी वेबसाइट पे बंदों ने गए, बट आपकी वेबसाइट पे डेटा ना मिलने की वजह से वो बाउंस कर गए, बाहर भग गए, इसलिए इसका नाम बाउंस रेट रखा गया है। कि कितने बंदे आए और उसमें से कितने बंदे आपकी वेबसाइट से जा रहे हैं, यानी कि आपने यूजफुल कंटेंट नहीं दिया, आपने एक्चुअल में वो कंटेंट जो गूगल पे लिस्ट किया हुआ था वो उनको नहीं मिला, इस वजह से वो आपके इररिलेवेंट कंटेंट से खुश ना खुश होके चले गए। इसी वजह से गूगल ने उस इफेक्ट को, उस पर्टिकुलर सेक्शन को बाउंस रेट बोला हुआ है। समझ में आ गया? अब हाँ, मतलब मुझे पता है आप सभी को ये चीज बताई गई है, बट एक मेरा तरीका अलग है थोड़ा सा। अब बाउंस रेट को इतना नेगेटिव क्यों लिया जा रहा है, क्या दिक्कत है? मतलब बाउंस रेट बढ़ जाने दो ना, क्या है? इससे सीधा हमारी वेबसाइट की एसईओ पे डिफेक्ट आता है, क्योंकि गूगल ये समझता है कि आपकी वेबसाइट वो रिलेवेंट कंटेंट ही डिलीवर नहीं कर रही जो यूजर को चाहिए। आप किसी और कीवर्ड पे किसी चीज को रैंक करा रहे हो, आपके यूआरएल को कहीं ना कहीं ये कंटेंट फुलफिल नहीं मिल रहा, मतलब जो यूजर आपके पास मैंने भेजा उसने वो कंटेंट नहीं देखा, उसको पसंद नहीं आया, तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन आ जाती है। इस वजह से इस बाउंस रेट को हम थोड़ा सा स्पेसिफिकली सीखते हैं, समझते हैं कि ये क्यों हो रहा है। समझ में आया? तो 404 पेज से सीधा हमारे बाउंस रेट का कैसे क्या कोरिलेशन है? अगर 404 पेज में हमने 50% बंदों को भी रोक के रख लिया, अपना हेडर अपना फुटर दिखा के, तो एटलीस्ट बाउंस रेट कम तो होगा। सही आया समझ में? तो हमने अपने 404 पेज को बना के अच्छा रखना है। अब बात आती है, क्या हम 404 पेज खुद डिजाइन करते हैं? क्या आप में से किसी ने 404 पेज बनाया है? नहीं। अब आपका वर्डप्रेस इस काम को करके देता है।
तो हमें 404 पेज बनाने की कभी नीड नहीं पड़ती। वर्डप्रेस वेबसाइट पे आप कभी भी, जैसे आपने डोमेन के पीछे ऐसे रैंडम कुछ भी लिख लो और एंटर प्रेस कर दो, यू विल गेट, आपका 404 पेज आपको दिख जाएगा। आप अपने डोमेन के पीछे जाइए, लिखिए और ऐसी रैंडम 1 2 3 5 10 कुछ जो मन करे लिख दो और एंटर प्रेस करो, यू विल गेट, आपका हेडर फुटर वहां पे आपको विजिबल होगा। वहां पे बेशक लिखा आ जाएगा दिस कंटेंट इज नॉट फाउंड या कुछ भी ऐसा, चेक करें सभी। मैं इनकी भी चेक कर लेता हूँ। यस सर, आ रहा है। ये एक इसकी वेबसाइट पे मैंने ऐसे रैंडम लिख दिया, यहाँ पे लिखा आ रहा है ना, तो आपकी पूरी वेबसाइट तो आ गई, सॉरी दिस पेज इज नॉट अवेलेबल, बट बाकी सारी चीजें तो है सामने। हाँ, कुछ भी आ सकता है अपना, वो मतलब थीम टू थीम डिपेंड करता है ना, आपने कौन सी थीम ली है या किसी बाकी ने क्या क्या थीम ली है, थीम अपने आप बना के देती है, तो हमारा ये काम भी रिजोल्व हो गया। तो वर्डप्रेस वेबसाइट इसलिए फिर एक और प्लस पॉइंट में आ गई। अब बात आती है, दिस इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। 50% बंदे अभी भी हमारी वेबसाइट से भग रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना था 404 पेज कैसा होना चाहिए, वो आपको समझ में आ चुका है कि हेडर फुटर होना चाहिए, हमारी वेबसाइट का डेटा कुछ अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा, अब जो सेकंड स्टेप है, जो 50% बंदे भी मेरी वेबसाइट से एग्जिट कर रहे हैं, बाउंस रेट तो वो भी बढ़ा ही रहे हैं मेरी वेबसाइट का, वो कौन सा बढ़िया तरीके से निकल रहे हैं। तो यहां आप आती है रीडायरेक्शन की बात। अब ये रीडायरेक्शन क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। अब ये रीडायरेक्शन आपने अपने मोबाइल फोन में जरूर किया होगा, कभी आपका फोन एक नंबर बंद हो गया तो आपने दूसरे नंबर पे वो कर दिया होगा, मर्ज कर दिया होगा कि जितनी कॉल है तो यहाँ पे डाइवर्ट कर देते हैं। कभी इस फीचर को यूज किया है? नहीं किया, पर सुना तो होगा कि एक नंबर अगर हमारा बंद है तो हमने अपने कॉल को डाइवर्ट करा लिया दूसरे नंबर पे, कि जितने भी पर्सन है कॉल करेंगे वो इस नंबर पे डाइवर्ट हो जाएंगे। यस, तो वो टेम्परेरी है ना, वो टेम्परेरी रीडायरेक्शन है। ऐसा तो है नहीं कि अब फोन कभी बंद ही मतलब ऑन ही नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी रीडायरेक्शन। तो रीडायरेक्शन दो तरीके के होते हैं, कुछ थोड़े टाइम के लिए, जैसे वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा कई वेबसाइट्स पे लिखा आ जाता है अंडर मेंटेनेंस। एक दो वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा वो टेम्परेरी है, अंडर मेंटेनेंस आता है। जब किसी बड़े एग्जाम की कोई बड़ा एग्जाम होता है और एकदम से रिजल्ट अनाउंस होता है तो वहां पे सर्वर डाउन आ जाता है। 10th 12th के टाइम पे तो आपने भी इस चीज को देखा होगा, स्कूल टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहां पे भी सर्वर डाउन आ जाता है, तो वो पर्टिकुलर सेक्शन क्या है, वो टेम्परेरी रीडायरेक्शन है। बहुत सारे यूजर एकदम से वेबसाइट पे आ गए इसलिए वो ब्रेक डाउन हो गया उनका सर्वर, या वेबसाइट अभी काम चल रहा है तो अंडर मेंटेनेंस। तो ये हमारा जो रीडायरेक्शन होता है ये 302 होता है, जो होता है टेम्परेरी रीडायरेक्शन। एक और होता है जिसमें हम करते हैं परमानेंट रीडायरेक्शन, बिल्कुल ही मतलब सपाचट। अब परमानेंट रीडायरेक्शन होता है, जैसे आपने ग्रूपर्स का नाम सुना है, एक वेबसाइट होती थी ग्रूपर जो आज के टाइम पे ब्लिंकिट के नाम पे जानी जाती है। तो आपने अभी ग्रूपर्स.com ओपन करके देखिए, वेबसाइट कहाँ गई, वो गायब कहाँ हुई, अभी दिखा देते हैं। मैं गूगल पे गया और मैंने यहाँ पे वेबसाइट लिखी ग्रूपर्स.com। अब डोमेन पे ध्यान रखना, जैसे ही मैंने ग्रूपर्स पे .com पे लिखा ये ऑटोमेटिकली ब्लिंकिट.com पे चेंज हो गया। ये परमानेंट रीडायरेक्शन है। अब ग्रूपर्स का कोई नामो निशान ही नहीं रखा इन्होंने। भाई बात नहीं दिखाती हूँ, आना तूने मेरे घर पैसे ही। आ गया, ब्लिंकिट आना ही नहीं मेरे घर। अब ऐसे ही आपने एक बहुत पहले, अगर मतलब मुझे नहीं पता आपका उस वेबसाइट से कभी पाला पड़ा है या नहीं, एक वेबसाइट होती थी बहुत पहले जुबांग.com, सुना है? एक फैशन ब्रांड की वेबसाइट लॉन्च हुई थी। हाँ, एक आदमी ने तो सुना है। चलो, ओह नो, जेनजी मतलब, अरे भाई मुझे बता देना, मैं थोड़ा सा अगर ओवर करूँ तो, एक जनरेशन होती है ना जेनजी, आज के टाइम पे बोला जाता है, उनको नहीं पता होगा। जेनजी होती है जो 1998 के बाद बोर्न हुए हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। पर कई होता है जिनको पहले वाली भी नहीं पता, तो ऐसा वो मत लेना, आई एम जस्ट जोकिंग। किसी को बुरा लगे तो मुझे चैट बॉक्स में बताओ सर आज उसके बाद मत बोलना तो नहीं बोलूंगा। मिलेनियंस को पता होगा, जो 98 से पहले के बोर्न है, उनको भी एक नाम दिया गया है। तो यहाँ पे मैं एक वेबसाइट बता देता हूँ, ये मिंत्रा ने टेक ओवर कर ली थी, तो होगा जेनजी मतलब, अरे भाई मुझे बता देना, मैं थोड़ा सा अगर ओवर करूँ तो, एक जनरेशन होती है ना जेनजी, आज के टाइम पे बोला जाता है, उनको नहीं पता होगा। जेनजी होती है जो 1998 के बाद बोर्न हुए हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। पर कई होता है जिनको पहले वाली भी नहीं पता, तो ऐसा
वो मत लेना, आई एम जस्ट जोकिंग, किसी को बुरा लगे तो मुझे चैट बॉक्स में बोलो सर आज उसके बाद मत बोलना। तो नहीं बोलूंगा। मिलेनियंस को पता होगा, जो 98 से पहले के बोर्न है, उनको भी एक नाम दिया गया है। तो यहाँ पे मैं एक वेबसाइट बता देता हूँ, ये मिंत्रा ने टेक ओवर कर ली थी, तो इनका भी परमानेंट रीडायरेक्शन हो गया था। तो ये वेबसाइट लिख रहा हूँ, देख लो। यहाँ पे आप, मैं लिखूंगा zoom.com। जैसे ही मैं ये लिखूंगा आपका यह कन्वर्ट हो जाएगा मिंत्रा.com पे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये परमानेंट रहे, उस वेबसाइट का वो अस्तित्व ही खत्म कर दिया कि भाई जब किसी वेबसाइट को एक्वायर किया जाता है तो हम चाहते हैं कि जितना ट्रैफिक जुबांग.com को मिला था, जितना भी, वो सारा का सारा हमारी वेबसाइट पे स्विच हो जाए। तो जो भी पर्सन ये लिखेगा तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा हमारी वेबसाइट पे। इसको बोलते हैं परमानेंट रीडायरेक्शन, जो होता है 301। तो समझ में आया? तो हमारी वेबसाइट पे ये टेम्परेरी नहीं है, तो हम लगाएंगे 302। ये डेटा थोड़े टाइम बाद आने वाला है, अंडर मेंटेनेंस दिखाना है, तो हम परमानेंट रीडायरेक्शन नहीं करते। बट अगर मेरी वेबसाइट से वो डेटा मैंने डिलीट कर दिया है, बट वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे फिर भी दिख रहा है, तो हम उसका सॉल्यूशन परमानेंट करेंगे या टेम्परेरी करेंगे? वो कंटेंट वापस आना ही नहीं है, तो हमें सॉल्यूशन परमानेंट देखना पड़ेगा। तो रीडायरेक्शन हमें क्या करना पड़ेगा? परमानेंट। तो हमें 301 परमानेंट रीडायरेक्शन सीखना पड़ता है। क्लियर हो गया? बिल्कुल। तो वो 50% बंदे भी क्या करेंगे अब उसका, बिल्कुल सही है। अब मैंने, मान लो मैं अपनी वेबसाइट पे लिख के दिखा देता हूँ। मैंने क्या कर रखा है, मेरी वेबसाइट पे कोई भी कुछ भी लिख ले, कुछ भी, जो भी मन करे उसका एंटर करेगा, वो मेरी वेबसाइट के होम पेज पे ही रीडायरेक्ट होगा। आप देखोगे वो मेरी वेबसाइट के होम पेज पे ही। तो अब कोई भी मेरा यूआरएल अगर मान लो गूगल सर्च शीट पे है, बट वो मैंने अपनी वेबसाइट से डिलीट कर दिया है, तो क्या आपको लगता है कि वो पर्सन मेरी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा होम पेज पे? तो हमारा जो पर्टिकुलर यूआरएल हमने डिलीट किया था, उसको हमने परमानेंटली अपने होम पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया। आपको दोनों में रीडायरेक्शन दिखाता हूं कि कैसे लगाने होते हैं। आपकी वेबसाइट पे 404 पेज का कंसेप्ट ही खत्म कर दूंगा। बट अब आप फिर से ये क्वेश्चन जरूर कर सकते हो, सर फिर हमने 404 पेज बनाना ही क्यों है जब परमानेंट रीडायरेक्शन हम कर ही सकते हैं? तो इंटरव्यूअर नहीं मानते ना, उनको पूछना है कि 404 पेज कैसा होना चाहिए, इसलिए सीखना पड़ता है। तो सॉल्यूशन तो हमारे पास है। क्लियर है? आधे से ज्यादा पढ़ाई तो हमें इंटरव्यू के लिए करनी पड़ती है। अदरवाइज अगर हमसे डायरेक्ट डायरेक्ट बात की जाए ना, हम टू द पॉइंट आंसर दे सकते हैं। हाँ, तो इसलिए चलो। तो अब आते हैं कैसे इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करना है। आपने अपनी वेबसाइट पे जाना है, जो वेबसाइट आप चला रहे हो,